गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 13 मैंने शुरू किया था, आय एवं रोजगार। तो उसके आगे आज मैं आपको बताती हूँ। आय एवं रोजगार में हम लोग देख लिए थे कि संपूर्ण पूर्ति किसे कहते हैं और निजी उपभोग की मांग किसे कहते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि उपभोग की प्रवृत्ति के प्रकारों को बताएं। उपभोग की प्रवृत्ति के प्रकारों को बताएं। उपभोग की प्रवृत्ति के प्रकारों को बताइए। उपभोग की प्रवृत्ति के प्रकारों को बताइए। उपभोग की प्रवृत्ति के कितने प्रकार होते हैं तो हम लोग देखते हैं। चलिए आंसर में लिखिए। उपभोग की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। उपभोग की प्रकृति दो प्रकार की होती है। पहला होता है औसत उपभोग की प्रवृत्ति और दूसरा होता है सीमांत उपयोग की प्रवृत्ति। मैं आपको बता दूं कि औसत उपयोग की जो प्रवृत्ति है उसको एवरेज प्रोपेंसिटी ऑटो कंज्यूम कहते हैं। मतलब इसको APC से डिनोट किया जाता है। पहला है औसत उपभोग की प्रवृत्ति, आप ब्रैकेट में लिखेंगे APC, और दूसरा लिखेंगे सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति जिसमें आप ब्रैकेट में लिखेंगे MPC। ठीक है। पहला नंबर है औसत उपभोग की प्रवृत्ति। औसत उपभोग की प्रवृत्ति में होगा कुल आय का वह अनुपात जो उपभोग पर खर्च किया जाता है उसे औसत उपभोग की प्रवृत्ति कहते हैं। कुल आय का वह अनुपात, औसत उपभोग की प्रवृत्ति लिख के डैश देंगे, उसके बाद लिखेंगे कुल आय का वह अनुपात जो उपभोग पर खर्च किया जाता है उसे औसत उपभोग की प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए यदि कुल आय आपकी 100 करोड़ रुपए है जिसमें से 800 करोड़ रुपए उपभोग पर खर्च किया गया तो औसत उपयोग की प्रवृत्ति 800 डिवाइडेड बाय 1000 होगी, जिसका मतलब होगा 0.8। या तो फिर उसको हम लोग लिख सकते हैं 80%। ठीक है। तो इसका देखिए, इसका आपको फार्मूला लिख लेना होगा। उपभोग की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है औसत उपभोग की प्रवृत्ति और दूसरी होती है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। तो औसत उपयोग की प्रवृत्ति में आपको फार्मूला लिखना है। देखिए, औसत उपभोग की प्रवृत्ति इक्वल टू हो जाएगा, औसत उपयोग की प्रवृत्ति इक्वल टू उपभोग की मात्रा, उपभोग की मात्रा डिवाइडेड बाय आय की मात्रा। देखिए, ये जो प्रवृत्ति है इसे हम लोग APC से भी डिनोट करते हैं, और ये जो उपभोग की मात्रा और आय की मात्रा है उसको हम लोग उपभोग की मात्रा को C से और आय की मात्रा को Y से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। औसत उपयोग की जो प्रवृत्ति है उसे APC से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू उपभोग की मात्रा डिवाइडेड बाय आय की मात्रा। उपभोग की मात्रा को C से दिखाते हैं और आय की मात्रा को Y से दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण लिया गया कि अगर हमारी कुल आय 100 करोड़ रुपए है और उसमें से 800 करोड़ रुपए हम लोग उपभोग पर खर्च कर देते हैं तो हमें क्या निकालना होगा? 800 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे निकल जाएगा हमारा 0.8 इक्वल टू 80%। ठीक है ना, समझ में आया? क्योंकि आपकी जितनी आय है वो नीचे होगी और जितना उपभोग कर रहे हैं वो ऊपर लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने 80% का उपभोग कर लिया।
चलिए अब दूसरा समझते हैं। दूसरा वाला क्या है? सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति किसे कहते हैं? यहाँ पे देता है तो डैश दे के लिखिएगा आप। सीमांत उपयोग की प्रवृत्ति में डैश दे के लिखिएगा मार्जिनल प्रोपोनिसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दूसरी ओर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अतिरिक्त आय में से उपभोग पर हुए अतिरिक्त व्यय को दिखलाती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अतिरिक्त आय में से उपभोग पर हुए अतिरिक्त व्यय को दिखलाती है। वास्तव में आय में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में जो वृद्धि होती है, अतिरिक्त विधि होती है, उसे ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। देखिए समझिए, दूसरी ओर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अतिरिक्त आय में से उपभोग पर हुए अतिरिक्त व्यय को दिखलाती है। वास्तव में आय में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है, उसे ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन का अनुपात होती है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? देखिए, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति को MPC से डिनोट किया जाता है। और इसको अगर हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए उपभोग में हुई अतिरिक्त वृद्धि आय में हुई अतिरिक्त वृद्धि से भाग देकर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए हमारी आय 100 करोड़ रुपए है और हमने उसमें वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में 600 करोड़ रुपए की वृद्धि कर दी, तो हम देखते हैं कि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति 600/1000 हो जाएगा। ठीक है, 600/1000 हो गया तो हमारा कितना आ जाएगा? 60%। देखिए इसको भी मैं समझा देती हूँ बोर्ड में। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, यहाँ जो हम लोग औसत उपभोग निकाले थे, यहाँ पे आ जाएगा आपका सीमांत उपयोग। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति जिसको हम लोग MPC से डिनोट करते हैं। M मतलब होता है मार्जिनल, सीमांत को हम लोग मार्जिनल कहते हैं, तो MPC से डिनोट करते हैं। इसमें भी वही होता है, उपभोग की मात्रा डिवाइडेड बाय आय की मात्रा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उपभोग की मात्रा इक्वल टू आय की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला है ये थोड़ा चेंज हो जाता है। ये हो जाता है डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अब मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि हम 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं और 600 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60.6। आप ये समझ रहे हैं ना, ये कैसे आया 0.6? देखिए ये 0.6 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 10 10 10 10 10 हम लोग काट देते हैं। 10 से अगर इसको भाग करते हैं तो 10 × 10 हो जाएगा और यहाँ पे ये 6 नहीं जाएगा तो पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 10 6 × 60। ठीक है ना, तो 0.6 हो गया। ये 0.6 को हम लोग इस तरह से निकालते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 1 बैठता है। 1 0 एक संख्या है इसलिए 1 बैठा दिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 6/100 हो जाता है ना। और इसको परसेंटेज लगाना है तो 60% करेंगे। ठीक है, 60% कर देंगे तो ये 60% आपका निकल गया। ये आय और व्यय दोनों निकल गया, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता दोनों का निकल गया आपका। उपभोग की मात्रा में हुई वृद्धि। अच्छा, ये डेल्टा इसलिए लगता है क्योंकि उपभोग की मात्रा में वृद्धि होती है ना, तो उपभोग की मात्रा में उपभोग की मात्रा में उपभोग की मात्रा में हुई वृद्धि, हुई वृद्धि, और यहाँ भी वही होगा में हुई वृद्धि। तब हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा C और डेल्टा Y से डिनोट करेंगे, क्योंकि जो उसमें वृद्धि हो रहा है ये उसको निकाल रहा है, अतिरिक्त वृद्धि हो रहा है हमारे जो कार्य है, जो पैसा मिल रहा है हमको, उसमें अतिरिक्त वृद्धि हो जा रही है, तो इसलिए हम उसको इस तरह से निकाल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विनियोग मांग क्या है?
हम लोग देखते हैं विनियोग मांग क्या है, इसको भी देख लीजिए एक बार। विनियोग मांग क्या है? संपूर्ण मांग का दूसरा घटक विनियोग होता है। ठीक है, संपूर्ण मांग का दूसरा घटक विनियोग है। विनियोग का मतलब पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि है। आपको हमने पूंजीगत वस्तु के बारे में बताया था, आप एक बार फिर से समझ लीजिए। चूंकि हम लोग को विनियोग निकालना है तो विनियोग कनेक्ट है पूंजीगत वस्तुओं से। ऐसी वस्तु, ऐसी मशीनरी जो पूंजीगत, जो पूंजी के लिए लगाई जाती है, उसे पूंजीगत वस्तु कहते हैं। पूंजीगत वस्तु ठोस होती है और लंबे समय तक चलती है। ठीक है, मान लीजिए सिलाई मशीन का मैं उदाहरण ले लेती हूँ। अगर किसी के घर में सिलाई मशीन रखा हुआ है तो वो एक टिकाऊ वस्तु है, उसे हम पूंजीगत वस्तु नहीं कहेंगे। परंतु यदि किसी दर्जी के पास एक मशीन रखी हुई है, सिलाई मशीन, तो वो उसके लिए पूंजीगत वस्तु हो गई, क्योंकि वो उससे पूंजी, क्योंकि वो उससे पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिसे लगाकर हम अपने बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं, वो वस्तुएं पूंजीगत वस्तु होती है। तो विनियोग किसे कहती है, मैंने आप लोगों को कल समझा दूंगी। और उसमें उससे पहले आपको देखना होगा कि पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं, जो मैंने अभी बता दिया। उसके बाद विनियोग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों को जो भी बता रही हूँ उसे आप लोग अपनी कॉपी में प्लीज 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 नोट डाउन करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको इधर उधर से नहीं मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इससे, अब आप क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक हो गया है ना। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।